दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रविरंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दो गवर्नर जनरल को कवर करेंगे, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1856 तक भारत में रहता है और इसी के बाद 1857 की क्रांति होती है। तो गवर्नर जनरल की इस श्रृंखला को इस वीडियो के बाद रोक दिया जाएगा और इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब ये चर्चा हमारी समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर से हम गवर्नर जनरल्स की अपने श्रृंखला पे वापस आएंगे और वहाँ पे हम लोग लॉर्ड कैनिंग से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो के बारे में हम लोगों को कुछ विशेष नहीं जानना है, सिर्फ दो बातें, और ये दोनों बातों पे पहले ही चर्चा हो रखी है। दो बातें क्या क्या है? सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। सिंध का विजय लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। ये आप लोगों को याद होगा कि अफ़गान में जब पराजित हो जाते हैं अंग्रेज, तो उस पराजय का बदला वो सिंध का विलय करके करते हैं कि सिंध ने सही समय पे हमें सैनिक मुहैया नहीं कराया, जिस वजह से अफ़गान में हमें पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो सिंध विलय की कहानी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और ये बात भी पहले ही जान चुके हैं कि 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के अंतर्गत दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा के उन्मूलन की बात 1833 के एक्ट में कही गई थी। ठीक है, 1833 के एक्ट के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। ठीक है, इतनी बातें लॉर्ड एलनबरो के बारे में, और हमारी चर्चा यहाँ पे लॉर्ड एलनबरो से संबंधित समाप्त हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो जो कार्य हुए थे उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसके द्वारा विस्तारवादी विलय की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, एक हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वेलेस्ली के समय में। ठीक है, आप लोगों को याद होगा वेलेस्ली के समय में सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश इंडिया का विस्तार किया जा रहा था। इसी प्रकार यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यापगत की नीति के द्वारा विस्तार किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया का। व्यापगत की नीति पे बाद में आते हैं, उससे पहले कुछ और विलय के तरीके को देखते हैं, जिसके अंतर्गत अवध, पंजाब तथा दक्षिण बर्मा का विलय किया गया। अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया था और ये कुशासन का आरोप डलहौजी ने टेलर के एक रिपोर्ट पे लगाया था। टेलर के रिपोर्ट को देखकर मानकर उसके बाद लगाया गया। इस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अवध का और अंग्रेज़ों का संबंध बहुत ही पुराना रहा है। ठीक है, आप देखे होइएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की तरफ से लड़ने वाले एक सदस्य कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि अवध के साथ की जाती है। कौन करता है? क्लाइव। इलाहाबाद की संधि। वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक और चीज़ें हुई थी, रिंग ऑफ फेंस की नीति। रिंग ऑफ फेंस की नीति। ठीक है, इसके बाद 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली जाती है अवध के साथ। सहायक संधि याद है सबसे पहले किसके साथ किया गया था? हैदराबाद, फिर HMT था। HMTA हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, सहायक संधि किया गया और फाइनली 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया। अवध के विलय के बाद यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें निर्वसन दे दिया गया और बंगाल भेज दिया गया। ये विलय क्यों किया गया? आप लोगों को याद होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आई थी। ठीक है, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में क्या कहा गया था कि जितने भी राज्य हैं
वो सारे राज्य हमारे अधीन है, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन है। हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे अधीन है। तो ये अधीन के का ही ये अधीनस्थ है। और पृथक्करण मतलब कि आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो डलहौजी ने यही कहा कि ये राज्य हमारा है, आप हमारे अधीन है, आप यहाँ पे नवाब है, हमारे अधीन नवाब है, और अभी यहाँ पे कुशासन है, इस वजह से आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये बोलकर यहाँ से अवध के नवाब का निर्वसन किया गया था। तो अधीनस्थ पृथक्करण आप लोगों को याद आ गया होगा। 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेंस में भी लिखने में बहुत सहायता होगा। रिंग ऑफ फेंस, अधीनस्थ पृथक्करण, और फिर आएगा अधीनस्थ संघ कैनिंग के समय में। ठीक है, कैनिंग के समय में अधीनस्थ संघ आएगा। ये अवध के विलय की कहानी हो गई। अब दूसरी बात, पंजाब का विलय। पंजाब का विलय युद्ध के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके अतिरिक्त दक्षिण वर्मा का विलय भी युद्ध के द्वारा किया गया था। ये क्रम से नहीं दिया गया है। क्रम देखा जाए तो पंजाब का विलय सबसे पहले होता है, फिर दक्षिण वर्मा का विलय होता है, और तब उसके बाद अवध का विलय होता है। तो राजनीतिक कार्य में इस 3 के बाद अब हम आते हैं व्यापगत की नीति। व्यापगत की नीति के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको हमारे अधीन वंशानुगत तरीके से शासन करने की अनुमति दी गई है। तो कोई भी ऐसा राजा या राज परिवार जिसकी अपनी संतान नहीं है, उस राज्य को हड़प लिया जाता था और उसे ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता था। इसे ही व्यापगत की नीति कहा गया। इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों का क्रम आप लोग याद रखिएगा, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। ये सतारा जो है ना महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी अगले क्लास में जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वही 1857 में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेज़ों के वफादार बने रहते हैं छिटपुट जगहों को छोड़ के। और वही बम्बई प्रेसिडेंसी में से ये छिटपुट जगह एक है सतारा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्रम देख लीजिए, सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, इतना नाम आपको याद रखना है। आपसे परीक्षा में क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्रम भी याद रखना है। परीक्षा में एक चीज़ और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे व्यापगत की नीति के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में नहीं शामिल किया गया है। जनरली एग्जाम्पल अवध का विलय दे दिया जाता है, अवध का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अवध के अलावा भी कुछ और नाम दिया जा सकता है। उसमें से एक नाम महत्वपूर्ण है मैसूर का। आपने देखा होगा कि सहायक संधि मैसूर के साथ किया जाता है वेलेस्ली के द्वारा, लेकिन 1833 ईस्वी में, ईस्वी 1833 ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट कौन सी ईस्वी है, विलियम बेंटिक के समय में, अगले क्लास में मैं ईस्वी बता दूंगा। ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में मैसूर का विलय ऑलरेडी किया जा चुका है ब्रिटिश इंडिया में, जो बाद में रिपन के समय में उसे अलग किया जाता है। ये बात समझ गए। तो मैसूर यदि ऑप्शन में होगा तो आप मैसूर को एलिमिनेट कर सकते हैं। हैदराबाद यदि ऑप्शन में होगा तो हैदराबाद के साथ भी पहले ही संधि हो चुका है। ठीक है, तंजौर के साथ संधि हो चुका है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसी 4 में से मुख्यतः कोई ना कोई नाम आपको दे देगा और आप भ्रमित ना होइएगा उससे। ठीक है, तो हम लोगों ने राजनीतिक कार्य के बारे में चर्चा कर लिया। आगे सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में वुड्स डिस्पैच लाया गया था। वुड्स डिस्पैच, ये वुड्स कौन थे? तो ये वुड्स उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर थे। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है आप लोगों को? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 के एक्ट में कहा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताएगी, अब इन्फॉर्मेशन देगी इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या हो रहा है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा था तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो ये वुड्स जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख थे और इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं के अंडर में एक
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक अनुशंसा लाया गया जो वुड्स डिस्पैच के नाम से फेमस है। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष ब्रिटिशर्स शिक्षा पे खर्च करेंगे, इसके बारे में कहा गया था। ये खर्च नहीं हो पाया। बाद में मैकाले के द्वारा लाया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट, अधोमुखी निस्यंदन, ठीक है, जिसके द्वारा कहा गया कि हम सीमित क्षेत्र में कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे, पूरे भारत को शिक्षित करने की बात नहीं हुई। पूरे भारतीय को शिक्षित करने की बात आती है वुड्स डिस्पैच में। इनकी अनुशंसा को एक एक करके देख लेते हैं। सार्वजनिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पे स्थानीय भाषा में दिया जाएगा, स्थानीय भाषा में। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा आ गया स्थानीय भाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, ऐसी बातें कही गई। विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। अनुदान के रास्ते शिक्षा का विकास होना चाहिए। आज के समय में भी आप देखते होइएगा बहुत सारे एनजीओ है जो शिक्षा के लिए कार्य करती है, बदले में सरकार उस एनजीओ को अनुदान देती है। तो ये जो रास्ता होता है अनुदान के रास्ते शिक्षा का विकास करना, ये आसान होता है, इसमें सरकार को कम खर्च लगता है। तो वुड्स ने ये अनुशंसा किया कि अनुदान के रास्ते शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। पूरे भारत में इस तरह के शिक्षा से संबंधित सुधार के बारे में कभी भी चर्चा नहीं किया गया था। इसीलिए वुड्स डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? किसी ऐतिहासिक महत्व का कार्य जब कर दिया जाए तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में संसद की शुरुआत हुई थी और यह संसद की शुरुआत एक राजकीय आदेश के द्वारा किया गया। उसी को उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया और उसी समय से एक परंपरा चल गई कि कभी भी किसी ऐतिहासिक महत्व के कार्य को किया जाएगा तो हम उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा देंगे। तो हमने सामाजिक क्षेत्र में डलहौजी के कार्य को देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य के अंतर्गत डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुई थी, बम्बई से लेकर थाने तक, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेल के बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, पर ये चर्चा तब होगी जब हम लोग भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्थिक स्थिति भारतीयों की क्या थी इस बारे में जब पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई, ये हो गया। पोस्टल तथा टेलीग्राम की शुरुआत डलहौजी के काल में ही होती है, ठीक है। और भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इससे जब की गई, इससे पहले सार्वजनिक कार्य कैसे होता था? तो सार्वजनिक कार्य इससे पहले रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता था, ठीक है। जब सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन होता है तो इसके अंतर्गत गंगा कैनाल का निर्माण किया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो निर्माण होता है वो गंगा कैनाल का होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, एक दो बातों को ध्यान में रखना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, ठीक है, तथा इसमें कहा गया कि शासन अगले आदेश तक चलाना है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? 1773 से 20 वर्षों के लिए, फिर 93 में 20 वर्ष, फिर 13 में 20 वर्ष, फिर 33 में 20 वर्ष। पर जब 53 आता है तो 53 में कह दिया जाता है कि अब अगले आदेश तक।
तो जो 1858 में हम लोग पढ़ते हैं, आप सब लोग पहले से जानते होइएगा कि क्राउन का शासन हो जाता है, और ये लगता है हमें कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्राउन का शासन शुरू हुआ है, पर बात एक्चुअली ये थी कि उससे काफ़ी पहले 1853 ईस्वी तक ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मूड बना लिया था कि अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब पार्लियामेंट का शासन यानी क्राउन के नाम पे ही शासन चलना है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ पीटी पास नहीं करना है। जो लोग ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें ठीक है, लेकिन जिन्हें आगे बढ़ के सब्जेक्टिव पेपर भी देना है, जैसे बीपीएससी का कोई पेपर दे रहे हैं, जब से बीपीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा है 8 नंबर का, ठीक है, हमेशा इतिहास में एक्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। क्या पता आपसे 1853 का चार्टर एक्ट 70वीं बीपीएससी के मेंस में पूछ ले, तो एक समझ आपको विकसित करके रखना पड़ेगा। जो गवर्नर जनरल था अब उसे बंगाल का गवर्नर नहीं रहना होगा, मतलब बंगाल के गवर्नर के पद को त्याग देना पड़ेगा, और गवर्नर जनरल के लिए एक विधायी परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ से ही आप ध्यान में रखिएगा कि कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद अलग अलग हो गया, ठीक है। विधि बनाने के लिए अलग परिषद जो गवर्नर जनरल की सहायता करेगा, और कार्यकारी परिषद यानी विधि के क्रियान्वयन के लिए अलग परिषद बनाया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक महत्वपूर्ण बात, ये परिषद के जो भी सदस्य होंगे उनकी जो भी बातें, सलाह जो है वो सिर्फ सलाहकारी होगी, बाध्य नहीं होगी गवर्नर जनरल पे, ये ध्यान में रखिएगा। तो इतनी बातों के साथ लॉर्ड डलहौजी की चर्चा हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर जनरल की ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जब 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसे एक नए ढंग से, नए तरीके से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।